नमस्कार, मैं हूं घनश्याम उपाध्याय और मैं हूं अजय कौल। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाया। पहली तिमाही की जीडीपी दर 23.9% तक गिर गई। हालात सुधरे। दूसरी तिमाही की जीडीपी में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 7.5% की गिरावट रही। कृषि को छोड़कर तमाम सेक्टर्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी का बड़ा खतरा अब टल चुका है। वैक्सीन भी आ चुकी है। उम्मीद है अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लौटेगी। इस बीच 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। जाहिर है इस नाजुक दौर में बजट से सभी को तमाम उम्मीदें हैं। क्या है उम्मीदें? हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो बजट में हम लगातार बजट की बारीकियों से आपको रूबरू कराएंगे। हर सेक्टर का करेंगे सटीक विश्लेषण। साथ ही जानेंगे कि कोरोना महामारी से खस्ता हाल हुए राज्य आम बजट से क्या उम्मीदें कर रहे हैं, वहीं क्या चाहते हैं वहां के लोग। तो आज करते हैं बात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के दौर में ये बजट काफ़ी अहम है। सवाल ये है कि इस बजट में राज्यों को क्या मिलेगा। उत्तर प्रदेश की आम बजट से क्या उम्मीदें हैं, इस पर विशेषज्ञों से करेंगे चर्चा, जानेंगे आम लोगों की राय। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और योगी सरकार बजट के सहारे लोगों को फील गुड कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन उससे पहले आम बजट आ रहा है। जाहिर है इस बार इस आम बजट से योगी सरकार और आम जनता को कुछ ज्यादा ही उम्मीदें होंगी। केंद्र की उत्तर प्रदेश को सौगात। उत्तर प्रदेश के 6 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को सौगात दी। आवास के लिए 2691 करोड़ रुपए खाते में ट्रांसफर किए। नवंबर में ही पीएम मोदी ने मिर्जापुर और सोनभद्र को सौगात दी थी। इन जिलों के लिए जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया था। योजनाओं से करीब 41 लाख लोगों को पेयजल मुहैया होगा। केंद्र सरकार की हर घर नल योजना के तहत होगा काम। मिर्जापुर के 1606 गांवों में पेयजल आपूर्ति शुरू होगी। नवंबर में ही 7500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। नितिन गडकरी ने 8 सड़कों का लोकार्पण और 7 सड़कों का शिलान्यास किया था। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने अयोध्या में 487.91 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। जाहिर है ऐसे में आम बजट से उत्तर प्रदेश की उम्मीदें और हिलोरें मार रही होंगी। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ने केंद्र के सामने कई मांगे रखी हैं। इनमें मुख्य हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मांगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए IIM और बुंदेलखंड के लिए IIT खोलने की मांग अहम है। देखना होगा कि आम बजट उत्तर प्रदेश की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, जनता के सपनों को कितनी उड़ान मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या उम्मीदें हैं आम बजट से, हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव ने जाना। कोरोना के एक लंबे समय के बाद अब एक बार फिर सरकार जो है वो अपने लोक लुभावन बजट लेके आने वाली है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की इस बजट पे सभी की निगाहें हैं। राजधानी लखनऊ की जनता क्या सोचती है, किस तरह से इस बार उम्मीद कर रही है, इन सब बारों में हम बात करेंगे। राजधानी लखनऊ की जो आम जनता है इनसे पूछेंगे कि इस बार के बजट में उनकी क्या आशाएं हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं। देखिए, एक तो टैक्स बेनिफिट है वो और बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। इस बीच इनकम काफ़ी कम रही लोगों की और खर्चे उतने ही रहे। दूसरा, ये जो स्कूल की फीस वगैरह है इसमें गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए, जो साल भर की फीस प्राइवेट स्कूल्स ले रहे हैं। टैक्स स्लैब को थोड़ा और बढ़ाया जाए। टैक्स स्लैब जो है अभी जो है 5 लाख है, लेकिन वो 5 लाख में भी थोड़ा सा कम दिक्कत है। मतलब 2.5 लाख से ऊपर जो कैलकुलेट होता है तो वो करते हैं, टैक्स लेते हैं। इसको कुछ बढ़ाना चाहिए क्योंकि अभी 5 लाख भी बहुत टैक्स मतलब टैक्सेबल इनकम नहीं है। खर्चे इतने बढ़ गए हैं लोगों के। हाँ, अब ये है कि इकॉनमी को जो है रीबूस्ट करते हुए जो भी भत्ते जो इन्होंने काटे हैं इसको जो है फिर से बहाल किए जाएं, ताकि महंगाई के हिसाब से जो हम लोग की जो सैलरी है वो बैलेंस हो सके। सरकार के बारे में क्या कहूँ, पिछली बार भी जो बजट आया वो बजट बड़ा ऐसा बजट था जो हमें समझ में नहीं आया, उससे कुछ हमें कुछ खास राहत मिली नहीं। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि अब की जो बजट आएगा तो थोड़ा रियल एस्टेट वालों को, बिजनेसमैन को जो है काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा। सैलरीड पर्सन की तो आप तो जानते हैं जो सैलरी होती है वो कंपनी बढ़ाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जब तक बिजनेसमैन को नहीं होता है तो आगे कब तक कुछ मामला बनता नहीं है।
तो इस बजट से उत्तर प्रदेश को क्या उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश क्या चाहता है, ये समझने की कोशिश रफ्ता रफ्ता तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं मधुकर गुप्ता, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, देवदत्त साहब पूर्व आईएएस ऑफिसर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। मधुकर जी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी आवश्यकताओं के अनुसार वो कौन कौन से वर्ग हैं, वो कौन कौन से सेक्टर है जहां बजट की खास तौर पर जरूरत दिखाई देती है? अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में मौजूदा 13 ज़िले ऐसे हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं जी। तो ज़ाहिरन वो ज़िलों में डेवलपमेंट जो है वो जो औसतन डेवलपमेंट है हमारे देश में उससे कहीं कम है, तो उन पे फोकस करने की आवश्यकता है। तो उनके लिए सरकार क्या करती है, एक तो ये अहम है। दूसरा क्या है कि हर प्रदेश में जो मेन ड्राइवर, अर्थव्यवस्था के मेन ड्राइवर्स क्या हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो क्राफ्ट्समैनशिप बहुत है, उदाहरण के रूप में मुरादाबाद है या बनारस है जी। तो कृषि के साथ साथ जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, वीवर्स के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिक इशू जो है वो रोजगार का है, स्पेशली पोस्ट कोरोना सिनेरियो में हम रोजगार का आयाम कितने उपलब्ध करा सकते हैं। एक बहुत अपेक्षित वर्ग जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स का है। अगर हम सिंगापुर का उदाहरण लें तो सिंगापुर में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सिंगापुर आज़ाद हुआ तो बहुत सारे लोग सड़कों पे खाना बेचते थे। हमारे देश में भी वही प्रथा है जी। तो अगर क्यों ना हम इनको लाइसेंस करें, क्यों ना हम इनको ऑथराइज कर दें, इनसे जो भी वाजिब लाइसेंस फी है जो भी है उसको चार्ज करें। अगर इस देश में लोगों को रोजगार देना है, जो लोग आज ढाबों पे काम करते हैं वो क्यों ना अपना काम चालू करें। अब इसी तरह से जैसे हॉकर सेंटर्स हैं सिंगापुर में, तो उसी तरह से मॉल्स में या जो दूसरे बाजार हैं उनमें क्यों ना इनका जगह दी जाए। उज्जैन का उदाहरण देना चाहूँगा। अपने ही देश में एक खाऊ गली करके है, गुजरात में बहुत सारी जगह पे, अहमदाबाद में और बहुत सारे शहरों में छुट्टियों वाले दिन रात को जब बाजार बंद हो जाते हैं उस वक्त इन जो हॉकर्स हैं इनको जगह दी जाती है और इतनी सेल है कि लोग रात को वहाँ जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि बहुत सारे अपेक्षित वर्ग हैं। बट मधुकर जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा कि जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स की बात की आपने, लेकिन अभी जो हालात कोरोना ने या लॉकडाउन के बाद हुई है, अब इसमें जो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये खाली स्ट्रीट वेंडर्स की बात नहीं है, तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, उसको रोजगार देना एक तो इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जैसे रेस्टोरेंट वगैरह है या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है या एमएसएमईज थे, बहुत सारे सेक्टर्स की बैकबोन टूट गई है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए अगर पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उसमें कहाँ कहाँ पे एड्रेस करने पड़ेंगे इश्यूज? देखिए, इसमें एक माइंडसेट डेवलप हो गया कोरोना के बाद। हम मास्क लगा रखा है हमने, पर सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम रेगुलेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोग समझ गए हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु अगर हम रेगुलेशन पे थोड़ा सा इन्फोर्समेंट पे ध्यान दें, और अगर आप यहाँ नोएडा में भी देखें तो बहुत सारे काम धंधे पुनः चालू हो चुके हैं, तो उनको रेगुलेशन की आवश्यकता है, उनको एक दिशा देने की आवश्यकता है। बजट जब भी निकलता है, बजट लोगों का ध्यान जो है आंकड़ों पे होता है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ, स्ट्रीट वेंडर्स को रेगुलेशन की बात कर रहा हूँ, अब उसमें कहाँ जो आंकड़े हैं वो अहम नहीं है। दूसरी बात है, रिसोर्सेज अहम नहीं है। इसमें आपको शायद कोई भी रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है, ओनली रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। आपने एमएसएमई की बात की, अब लोनिंग है, हमने लोन्स के लिए प्रावधान है, सब्सिडीज के लिए प्रावधान है। मैं 2 साल पहले एक विशेष अभियान चलाया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो मैं भी राजस्थान में अजमेर ज़िले में गया, तो जब बैंकर से पहली मीटिंग में बैंकर्स आए ही नहीं, आरएम ले, तो हमने जब कहा तो दूसरी मीटिंग में बड़ी मुश्किल से उन लोगों को बुलाया हमने, तो उन्होंने कहा कि साहब अपलोड नहीं किया एप्लीकेशन। अब जो छोटा व्यापारी है या छोटा एमएसएमई ऑपरेटर है, अब उसको शायद नहीं आता है कि भाई अपलोड किया जाए। तो मैंने कहा भाई फाइनल डेस्टिनेशन आपकी क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन ये है कि जो व्यक्ति लोन चाहता है व्यापार के लिए या उद्योग के लिए, उसको लोन मिले अगर वो पात्र है। अगर आपको पता है कि इसको एक
विशेष कार्य के लिए लोन चाहिए और वो पात्र है और वो लोन लौटा देगा समय दो रहते। तीन चीजें आपने है इसमें हमारे साथ देवदत्त जुड़ गए हैं इसमें। जैसे मधुकर जी, देवदत्त जी मैं आपके पास आऊंगा। जैसे देवदत्त जी ने मधुकर जी ने अभी बताया कि लोन क्या इशू रहता है। जैसे इनफैक्ट मैं बात करूंगा, जैसे सरकार ने 2 लाख करोड़ का एक पैकेज भी किया था जो बेसिकली लोन ही बेस्ड था। इट वाज रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द होल सिस्टम। बट उसमें यह है कि जैसे लोन देने की बात होती है, अब जब से पीएनबी स्कैम हो गया उसके बाद बैंकर्स आर वेरी स्केयर्ड, मतलब डरे हुए हैं कि लोन देने में कोई अफसर डरते हैं। दूसरा चीज़ होता है जिसको एमएसएमई जो बेनिफिशियरी है उसको पता ही नहीं है कैसे अवेल करना है। एंड दूसरी एक और गारंटी वापस करने का नहीं है। या जैसे रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये देने का एक प्रोविज़न था इसमें, अब उसमें वापस कैसे करेगा वो एक सवाल था। तो उसमें ये लोन जो फैक्टर है कितना कारगर होता है? देखिए, अब आप देखते हैं तो उस कोविड पीरियड में गवर्नमेंट अभी भी इतना ज्यादा है कि कोविड पीरियड के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों लोग, करोड़ों लोग सर, करोड़ों लोग। हेलो, मैं कह रहा हूँ करोड़ों लोग ना, लाखों नहीं। हाँ, करोड़ों लोग, करेक्ट, करोड़ों लोग अपने जॉबलेस हो गए और करोड़ों लोग अपने जॉब को छोड़कर अपने गांव की ओर प्रस्थान कर गए, तो दूर अपने स्टेट को लोग चले गए। और अभी तक उसमें से काफी लोग ऐसे हैं जो अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। पूरा इंडस्ट्री सेक्टर, चाहे वो हमारे मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो या पर्टिकुलरली आई विल टॉक, अभी मधुकर जी जैसे कह रहे थे अबाउट द रेस्टोरेंट्स, अबाउट द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, वो बहुत बड़ा सफरा रहा है। और अभी भी लोगों के अंदर डर बना हुआ है कि अभी लोग जो हैं निकल नहीं रहे हैं, तो ये डर है कि साहब कहीं कोरोना से पीड़ित ना हो जाए। तो हमारा जो पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि बैंकर्स को जितने भी लोग लोन लेने वाले हैं, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स हों या एमएससी के लोग हों या होटल या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लोग हों, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की स्थिति में हो, उन लोगों को इजी लोन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें कुछ बैंक्स ने अच्छा भी काम किया है। कोविड पीरियड में मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जितने बैंकर्स हैं पूरे कोविड में बैंक एम्प्लॉयज ने पूरा टाइम उन्होंने काम किया और बिना अपनी इस बात के लिए ऐसा उनको कहीं कोरोना ना हो जाए, लेकिन लाइक पुलिस पर्सनल्स, लाइक हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्हीं की तरह से जो हमारे बैंकर्स हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत ठीक है। तो वो लगातार कोशिश करते रहेंगे और इस कोशिशों के आगे परिणाम क्या होगा इसका भी नजर है। सर आप हमारे साथ रहिए। अजय प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ। अजय जी, चुनाव बेहद नजदीक है, यूपी में अगले साल चुनाव हो जाएगा। सर चुनाव के मद्देनजर क्या ये माना जाए कुछ चुनावी घोषणाएं, लोक लुभावनी घोषणाएं हो सकती है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में? सर जीएसटी की बात करें तो ये कहा गया था कि जीएसटी की भरपाई में जो नुकसान होगा उसमें मदद कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी करेगी। तो माना जाए कि उस क्षेत्र में या फिर और दूसरे क्षेत्रों में चुनाव के मद्देनजर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है? देखिए, चुनाव के मद्देनजर तो ये बड़ी घोषणाएं उत्तर प्रदेश के लिए अवश्य हो सकती हैं जी। और अभी एक जैसे हम बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, उस बजट में अगर हम बात करें तो हम ये जो कोरोना काल की सारे के सारे इश्यूज जिस तरीके से आए हैं, अभी भी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो शायद सबसे ज्यादा जिस चीज का फायदा मिला है वो उत्तर प्रदेश को मिला है इस आत्मनिर्भर भारत की तहत। यहाँ के ऊपर उस तरीके से जो है सारी चीजों को बनाया जा सका, क्योंकि उत्तर प्रदेश से और बिहार से हमारे पास पलायन ज्यादा हुआ था तो आया। तो चुनाव के मद्देनजर तो एक हिस्सा है, लेकिन जरूरत भी शायद उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात कीजिए तो जो हमारा लेबर फोर्स है, वो लेबर फोर्स उत्तर प्रदेश से जाकर के पूरे देश में कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयड है और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को दोनों बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। तो हमारा ये कहना होगा कि ये जो चुनाव है वो चुनाव के साथ साथ भी हम कहेंगे ये घोषणाएं बहुत मायने रखती हैं और चुनाव के तहत भी ये घोषणाएं हो सकती हैं। वैसे बजट में चुनाव का एक हिस्सा होगा, लेकिन इसके अलावा जो अर्थ की जो है व्यवस्था उसकी तरफ ज्यादा मद्देनजर रखते हुए ये घोषणाएं होंगी।
सर, हमने यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखा है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र के समक्ष यूपी में भी चल रही हैं, और कई ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए पीपीपी मॉडल पे काम किया जा रहा था, लेकिन अब पार्टनर न मिलने की वजह से उन योजनाओं में पैसे की कमी आ रही है। तो क्या माना जाए कि वहां पर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है यूपी की इन तमाम योजनाओं के लिए? अति संपर्क नहीं हो पा रहा है। मधुकर जी, आपसे पूछेंगे, जैसे इन्होंने सवाल पूछे थे कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक बात हो रही है, सपोज यूपी में इंडस्ट्रियल पोटेंशियल बहुत है, या अभी फिल्म सिटी का भी आने का है, तो इसमें लगता है कि आपको कुछ कंसेशन वगैरह या कुछ बेनिफिट सरकार देगी? देखिए, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो एक विशेष व्हीकल है, एक स्पेशल जरिया है जिसके माध्यम से ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाता है। पर पॉलिसीज के साथ साथ, बजट घोषणाओं के साथ साथ आप एग्री करेंगे कि बहुत अहम बात यह है कि हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब जैसे मैं बैंक्स का उदाहरण दे रहा था, मैं सच कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगा बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी के कि बैंकर्स बड़े लोगों को लोन देने में इंटरेस्टेड थे, इच्छुक थे, और छोटे लोगों को लोन देने में इच्छुक नहीं थे। 50 करोड़ के करीब उस जिले में लोन दिए जा चुके थे, जबकि एप्लीकेशंस 200 करोड़ की थी। तो मैंने फाइनली उनको यही कहा कि भैया आप जो है, जिसको मना करना मना कर दो, जिसको देना तुरंत दे दीजिए। एंड इवेंचुअली 200 करोड़ जो अचीव हो पाया 3 महीने में अचीव हो गया। तो ये ऐसा होता क्यों है कि बड़े अकाउंटेबिलिटी, उनको जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया जाता है? अब आज की डेट में हम उन बैंकर्स को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं जिन्होंने बड़े लोन दिए। जो लोन नहीं दे रहे हैं, अब माइग्रेंट लेबर का उदाहरण आया, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, स्पेशली यूपी और बिहार, मैक्सिमम माइग्रेंट लेबर इन 2 स्टेट्स प्रदेशों का था, झारखंड का था। अब उनको छोटे छोटे लोन चाहिए, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया, ताकि वो वापस आ पाएँ। क्या हम स्पेशल ट्रेन्स उनके लिए रन करेंगे? क्या उनको हम लोन देंगे, कंजम्पशन लोन्स? बट जैसे मैंने पहले भी बोला है कि जिनको 10,000 का लोन चाहिए उसको पता भी नहीं है कि लोन कैसे लेना है। सेकंड, दूसरा चीज़ होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, पीएनबी स्कैम के बाद बैंकर्स डरे हुए हैं लोन देने से कि वापस आएगा कि नहीं, चाहे वो 10,000 का भी है, कि वो गारंटी नहीं है इनके पास कि वापस कैसे आएगा। तो लोन रीपेमेंट की जो बात होती है वो एक फैक्टर रहता है मेरे हिसाब से, जो लोन नहीं मिलते लोगों को। देखिए, इसमें मान लीजिए पंचायतों के जरिए लोन मेले लगाए जाते हैं, गांव-गांव पे लगाए जाते हैं। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि बैंकर्स डरे हुए हैं। अगर ड्यू डिलिजेंस किया जाता है और सामूहिक तौर पर लोन सैंक्शन किए जाते हैं, अंडर राइटिंग करती है पंचायत, तो मैं नहीं समझता हूं जो डिफ़ॉल्ट है वो बड़े लोन्स में ज़्यादा है, छोटे लोन्स में डिफ़ॉल्ट बहुत कम है। तो आंकड़े बताते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एपी तिवारी साहब जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। तिवारी जी, असल में मैं जानने की कोशिश कर रहा था, आवाज पहुंची नहीं दूसरे मेहमान तक, कि सर जितने भी प्रोजेक्ट्स पीपीपी मॉडल पे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जिनकी खर्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार के कंधों पे है, वो कई बार पूरी नहीं हो पाती, तो क्या माना जाए उन बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी किसी तरह की घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो सकती है, यूपी के लिए हो सकती है? सर देखिए, जो केंद्र द्वारा पोषित योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाई जाती हैं, उसकी एक बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ रुपए के 25 करोड़ है, और ऐसी स्थिति में जो कुल मिलाकर योजनाएं आती हैं वह समय से लागू हों, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण ये रहा है कि यहाँ पर योजनाओं को लागू करने में आलस्य और प्रमाद बरता जाता रहा है अतीत में। तो मोदी सरकार का जो एक केंद्रीय फोकस है वो है परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, जिसको कहा जा रहा है, अर्थात निष्पादन दिया जाए, परफॉर्म किया जाए। ऐसे में यदि योजनाओं को सही समय पर लागू किया जाता है तो इससे योजना की लागत भी कम होती है। मैं केवल एक दृष्टांत लेना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, बैकवर्डनेस ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें कहा गया था
कि टांडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू होती है 1977 में और बिजली का आंशिक उत्पादन शुरू होता है 1997 में, यानी 20 वर्ष बाद, और परियोजना की लागत लगभग 2 गुनी हो जाती है। तो ये एक दृष्टांत है। ज्यादातर जो पूंजी निवेश है उत्तर प्रदेश में वो बिजली और सिंचाई परियोजनाओं में किया गया, ये भी रिपोर्ट में कहा गया। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि परियोजना की मॉनिटरिंग की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की जो प्रशासनिक शिथिलता है उसको बर्दाश्त न किया जाए। मैं समझता हूं कि सूबे की जो मौजूदा सरकार है वो परियोजनाओं को सही समय पर लागू करने पर जोर है। योगी का खास तौर पे जोर है कि परियोजनाएं समय पर लागू की जाए, किसी प्रकार की ढींगा मुस्ती बर्दाश्त नहीं की तो जाएगी। लिंगारोन जितना होगा उतना मामला खराब होता जाएगा, ये बात समझ में आती है। आप सर रहिए मेरे साथ, अजय प्रकाश जी भी। हाँ प्लीज आप बोलिए। अजय प्रकाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी हम लोन की बात कर रहे थे, लोन तो एक फैक्टर हो गया इकोनॉमी को रिवाइव करने का, लेकिन एक लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। पैसा चाहिए लोगों को हाथ में जो उसको खर्च करे, जो सर्कुलेट होके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक रिकवरी को एक दर्शाए। तो आपको क्या लगता है बजट में, आपको क्या लगता है किस एरियाज में सरकार को फोकस करना चाहिए टू इन्फ्यूज मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट? देखिए, ये इस वक्त जब एक कोरोना काल के बाद खास करके अपने आप में ये सवाल बहुत अहम है, और वो अहम इसलिए है क्योंकि ये पता कर पाना किस तरीके से हम जो है किस सेक्टर्स में लिक्विडिटी को लेकर के आए, कैसे करें। और अभी जो सरकार की दरकार आ रही है वो इस चीज के ऊपर आ रही है कि हम जो है पर्सनल स्पेंडिंग को बढ़ाएं, क्योंकि अगर पर्सनल स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो पर्सनल स्पेंडिंग बढ़ाने से शायद ओवरऑल लिक्विडिटी में फर्क पड़ेगा। दुनिया की सरकारों को अगर हम देखें अलग अलग जहां पे, तो हर जगह के ऊपर सरकारों ने इस समय पे इस चैलेंज को मीट करने के लिए नोट्स प्रिंट किए। भारत में नोट प्रिंटिंग का काम थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंडिया में भी हमको नोट प्रिंटिंग के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। अजय प्रकाश जी, जैसे हमारा फोकस अभी यूपी का है, तो यूपी में कौन से सेक्टर्स में फोकस करना चाहिए सेंट्रल बजट में? देखिए, सेक्टर्स में जब आप फोकस करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास लोगों का आना जाना बढ़े। आप टूरिज्म में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर आपका मेन स्टे है, उससे आप हट नहीं सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में जितना काम हो रहा है वो हो ही रहा है, बल्कि पहले से बेहतर हुआ है। अब हमारे पास लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं? हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे अगर जाते हैं, अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादातर ऐसी होती है जिसमें समय ज्यादा लगता है, और हमारे पास शायद ये साल निकल जाएगा तब भी हमारे पास जो नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे उसमें शायद समय पूरा ना हो सके उन प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए। क्योंकि ठीक है, हमारे चीफ मिनिस्टर ये चाह रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी काम को करवा लें, लेकिन कोई भी परियोजना को लाने में और उसको आकर के इस्टेब्लिश करने में, आगे बढ़ाने में एक समय लगता है। तो हमारे पास लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के जो नए तरीके हैं उसके अंदर पर्सनल स्पेंडिंग को बढ़ाने का ही एक तरीका दिखाई देता है। और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, कहीं के ऊपर हम जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर किसी तरीके का ओडीओपी के तहत ही हम अगर उनको किसी तरीके से इन्फ्यूज करके लिक्विडिटी, उनको ज्यादा पैसा दे करके उनसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा के लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स निकाल के और अगर बेचें, तो ये लिक्विडिटी का मूवमेंट जो सर्कुलर मोशन है वो होगा। तो एपी तिवारी जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? एपी तिवारी जी। देखिए, जहां तक जो अजय प्रकाश जी इस बात को उठा रहे हैं कि तरलता बढ़ाई जाए, तरलता का जो प्रवाह है वो बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के जरिए होता है। तो एक तो ये पक्ष है कि इनकी मांग सृजित हो, तरलता की मांग तभी बढ़ेगी जब कोरोना कालखंड के बाद का जो दौर खास तौर पर है उसमें जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को खास तौर पर गति प्राप्त हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक उठान की स्थिति आए, रिकवरी की स्थिति आए। तो कुल मिलाकर जो एक बात बनती है वो यही है कि मतलब ये आंकड़े बताते हैं कि जो तरलता का जहां तक संबंध है, अर्थव्यवस्था में तरलता पर्याप्त है, लेकिन तरलता
का दोहन करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए ये बेहद जरूरी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के उद्यमी हैं उनको खास तौर पे एक उत्तर प्रदेश का ही संदर्भ ले लें तो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें बहुत बड़ा सुधार हुआ है। तो डिब्यूरोक्राटाइज किया गया है पूरी, कह सकते हैं एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के जो पैमाने को। तो मैं मानता हूं कि तरलता का प्रवाह तो तभी होगा जब मांग बढ़ेगी, औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और औद्योगिक वस्तुओं की मांग जब बढ़ेगी तो इसके लिए सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अभी कुछ एक प्रकार की जो रिकवरी की स्थिति है सर, वो तो दूसरे पहलुओं पे भी बातचीत करना जरूरी है और उन पे गौर करना जरूरी है। माफी के साथ समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया एपी तिवारी जी आपका और अजय प्रकाश जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बजट 2021 कैसा हो, इसी को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल प्रदेशवारी समझने का प्रयास है कि हर प्रदेश की मांग क्या है। ब्रेक से पहले हमने उत्तर प्रदेश की बात की और अब दूसरे अहम राज्य यानी कि झारखंड का जिक्र करना यहां जरूरी हो जाता है। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की। पिछले बजट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की थी, लेकिन ऐलान हुआ था ट्राइबल म्यूजियम का। हेमंत सोरेन ने बजट को पूंजीपतियों का बजट भी बताया था। इस बार झारखंड की भी आर्थिक हालत खस्ता है और उससे आम बजट से राहत चाहिए। सवाल यह है कि झारखंड को लेकर सियासत हावी रहेगी या फिर बजट में खुले मन से झारखंड का ख्याल रखा जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार है और केंद्र में बीजेपी की, लिहाजा आम बजट को लेकर सियासत होना बेहद आम है। 2020 के आम बजट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच खूब जुबानी जंग हुई थी। पिछले आम बजट में झारखंड में जनजातीय संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। बीजेपी ने जहां इस बजट में दी गई इस सौगात का स्वागत किया था, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे नाकाफी बताया था और आम बजट की आलोचना की थी। हेमंत सोरेन ने बजट को गरीबों, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और युवाओं को हताश करने वाला बताया था। उन्होंने बजट को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को हितों के साधने वाला कहा था। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री से मिलकर झारखंड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की मांग की थी, लेकिन बजट में ट्राइबल म्यूजियम खोलने को मंजूरी नहीं मिली। हेमंत सोरेन ने इसे आदिवासियों के साथ धोखा बताया था। सीएम हेमंत सोरेन ने 2020 के आम बजट में झारखंड को विशेष पैकेज देने की मांग भी की थी, जो पूरी नहीं हुई थी। कोरोना महामारी, लॉकडाउन और बारिश से बिगड़ी सूबे की आर्थिक सेहत के बाद इस मांग ने और जोर पकड़ा। हालांकि विपक्षी दल बीजेपी के नेता हेमंत सोरेन से ही हिसाब मांग रहे हैं। वहीं आम बजट 2021 से पहले झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार के सामने कई मांगे रखी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बातचीत में रामेश्वर उरांव ने कहा कि विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी हो, दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में राशि बढ़ाई जाए। अभी पेंशन योजनाओं में 1000 रुपए की सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से इसमें सिर्फ 300 रुपए की मदद मिलती है। इसके अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से और भी कई मांगे की हैं। मसलन झारखंड के गुमला, चतरा और खूंटी समेत 4 जिलों को रेल मार्ग से जोड़ा जाए। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद से राज्यों के टैक्स संग्रहण में कमी आई है, इसलिए केंद्र सरकार विकास योजनाओं के लिए राशि में कटौती न करे। केंद्र सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करे। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना महामारी में झारखंड जैसे राज्यों की आर्थिक हालत बेहद खराब हुई है। ऐसे में केंद्र से कुछ ज्यादा की उम्मीद की जा रही है। झारखंड को विशेष पैकेज का मुद्दा भी सूबे की सियासत में बेहद अहम है। सोरेन सरकार लंबे अरसे से इसकी मांग कर रही है। देखना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में झारखंड का कितना ख्याल रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। बजट को लेकर एफजेसीसीआई के अध्यक्ष प्रवीण जैन छाबड़ा ने कहा कि राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहिए। वहीं बैंक मैनेजर आत्मा मलिक ने कहा कि फिर से रेवेन्यू जनरेट हो सके, इसलिए सरकार पहल करे। इस बार भी वैसे ही उम्मीद है, जैसे सीकेसीसी या फिर जैसे मुद्रा लोन हो गए, इन पे जो उनका रिबेट मिलता है, सब्सिडी मिलती है, और विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी उनको लोन 10 लाख तक के देने की सुविधाएं हैं। सीजीटी एसएमई में 1 करोड़ तक विदाउट कोलेटरल। तो मुझे लगता है फिर से गवर्नमेंट कुछ वैसे ही लेगी। हालांकि कोविड को लेकर बहुत सारे अभी व्यवसाय हैं जो ठप
हो गए, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गया या फिर टूरिस्ट। तो मेरे ख्याल से शायद उस दिशा में गवर्नमेंट के कुछ नए कदम हो सकते हैं ताकि फिर से जो रेवेन्यू जनरेट हो, जो बहुत ही कम हो गया है। देखिए, आगामी यूनियन बजट को लेकर के हमने केंद्र में फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी तरफ से कुछ सुझाव भेजे हैं। उसमें मुख्य रूप से जीएसटी के अंदर में अभी 7 स्लैब हमारे भारत के अंदर में है। हमारी मांग है कि जीएसटी जब आई थी उसके बाद सरलीकरण की ओर विभाग ने निरंतर उस पर प्रयास किए हैं। तो अब समय आ गया है कि जो 7 स्लैब है उसको 3 स्लैब के अंदर में कर दिया जाए। चूँकि जीएसटी का कलेक्शन का भी आपने देखा होगा, लास्ट जो एक रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ था 1.15 लाख करोड़ का, तो इसका सरलीकरण का आगे कदम उठाते हुए इस बजट के अंदर में सरकार को लेना चाहिए कि उसके अंदर में 3 स्लैब को उसमें समेटा जाए। तो समझने की कोशिश यही कि असल में झारखंड क्या चाहता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान मधुकर गुप्ता और देवदत्त लगातार बने हुए हैं। साथ ही साथ इस वक्त डॉक्टर रमेश शर्मा हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रमेश, स्वागत आपका। सर, पिछली बार तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी मांगी थी, ट्राइबल म्यूजियम मिल गया। इस बार क्या माना जाए कि आपसी हितों को दूर करके, राजनीति को दूर करते हुए कुछ ऐसा झारखंड के लिए मिले जिससे वाकई उत्थान हो पाए प्रदेश का? हाँ, देखिए, झारखंड की अलग जरूर है। एक तो हमारे जितने जिले हैं वो विकसित नहीं है, ये तो ऐतिहासिक पास रहे हैं और कोविड ने तो हमारी कमर ही तोड़ दी है। तो केंद्र सरकार को ज्यादा मदद करनी चाहिए। और जैसे जीएसटी का शेयर है, जीएसटी का जो प्रॉमिस्ड शेयर था वो भी राज्य को नहीं मिल पाया है। तो अगर वो पैसे नहीं मिले और नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल होगी। तो रॉयल्टीज है, कोयले का उत्पादन वगैरह है और उसका कारण रहा है कि जो 2-3 उसमें एकदम स्टैग्नेशन है। बहुत बड़ी मात्रा में हमारे मजदूर वापस लौट आए हैं, तो उनको भी नौकरी की जरूरत है। और यहाँ बेरोजगारी, तो उनकी बेरोजगारी के आंकड़ों को देखिए तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और ये बेरोजगारी पहले से भी ज्यादा है राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुपात में। तो अगर है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है कि कोई खास मदद की जाए। और बार बार ये डिमांड किया जाता रहा, स्पेशल स्टेट घोषित किया जाए जी, जिससे कि यहाँ पर करों के कई किए जाएंगे तो इंडस्ट्री लगेगी। हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, आयरन ओर हो, लेकिन उस पर बेस्ड, तो उसको बेस्ड इंडस्ट्री बनाने के लिए एक नई एडुकेट पॉलिसी या कुछ इस तरह का सरकार कर सकती है, राज्य सरकार कर सकती है, क्योंकि दोनों को मिलकर कर नेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो क्योंकि हमारी बेरोजगारी, हमारी इनकम, हमारा टैक्सेस कम होना और टैक्सेस पर जोर नहीं देना। लगातार सीएजी की रिपोर्ट आ रही है कि झारखंड सरकार में लीकेजेस बहुत है, तो लीकेज को प्लग करना चाहिए। अभी कुछ कदम उठाए गए एक्सपेंडिचर को कम, तो जरूरी एक्सपेंडिचर किए जाए, जो ग्रोथ रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वो, और जिससे कि ग्रोथ और इंडस्ट्री। तो रमेश शर्मा जी, ये जो लीकेजेस की आप बात कर रहे हैं वो तो रमेश शर्मा जी, जो आप लीकेजेस की बात कर रहे हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट के मैंडेट के अंडर है, उनको करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कोयला वगैरह की इंडस्ट्रीज की बात की, मधुकर जी यहाँ बैठे हैं। मधुकर जी, जैसे कोयला जो वहाँ पे है, मेन रिसोर्स है, मिनरल्स है, रिच है झारखंड इसमें, बट अभी तक इतना पूरा उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है। एंड आई थिंक एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से भी कुछ रुकावट या हेजिटेशन है, या मतलब जो भी रुकावट है उसमें, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं कोल इंडिया को भी डील करता रहा हूँ भारत सरकार में, और भी जो उपक्रम है उसमें जो एफिशिएंसी है कोल माइनिंग की, उसको इमीडिएटली 10 से 20% बढ़ाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारी कोयला मैनेजमेंट है उसको बहुत बारीकी से देखने की आवश्यकता है। ये सारा जो कोयले का इकोसिस्टम है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए तो इमीडिएटली उसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें, गौर करें तो हिस्टोरिकली पर कैपिटा नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड जैसी स्टेट में सबसे हाईएस्ट हैं। तो आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की, जेवीज की बात की, तो कुछ चीजें प्राइवेटाइज करनी पड़ेगी। जैसे कोयला की अब बात करें, आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उनका एक मेजर प्रोजेक्ट था कि जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग या प्रोजेक्ट्स हैं जो कोल माइंस वगैरह के आसपास ही हो, दूर जो
फेरी करने का वो जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का वो बच जाए, तो उस पर कितना अमल हुआ। और मुझे पता है कि कोल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो पावर एग्रीमेंट करने थे पावर प्रोजेक्ट्स के साथ, PPA जिसको बोलते थे, तो उसमें भी कोल इंडिया वगैरह बहुत हेजिटेंट थे और जितना 60% उनका जो कैप्टिव पावर बनाना था उस पर भी बहुत सारे झगड़े हुए थे। तो आप उस पर क्या रोशनी डालेंगे? एक बात जो चल रही थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि अभी झारखंड की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं झारखंड उसी पे आ रहा हूँ। लिक्विडिटी की बात हो रही थी। लिक्विडिटी की कमी है देश में। अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखें हैं तो पिछले 6 महीनों में स्टॉक मार्केट्स नेरली उनका सेंसेक्स जो है डबल हो गया है। तो ये मतलब डाइकोटमी है। एक तरफ हम कह रहे हैं लिक्विडिटी कम है, एक तरफ स्टॉक जो सेंसेक्स है डबल हो गया है। इसके साथ साथ नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं स्पेसिफिक इशू की बात कर रहा हूं। कोल जो अंडर यूटिलाइज है, जो हमारे पावर प्लांट्स अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कोल सप्लाई है। देखिए, हमको ऑस्ट्रेलिया से कोल लेना पड़ता है, इंडिया में कोल क्यों नहीं हम इतना कर सकते माइन? देखिए, इसमें बहुत सारा जो इसमें रिसोर्सेज जो हैं, जो धनराशि है उसको इन्फ्यूज करने की आवश्यकता है और फॉरेन कोलैबोरेशन। कोल माइनिंग टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है, तो हम प्रिमिटिव तरीके से चलाएंगे तो वी कैन नॉट बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो इसमें ना केवल कोल इंडिया अपने ही इकोसिस्टम में कोल माइनिंग करे, पर वो पार्टनर्स ढूंढे। अगर हम आज ग्लोबल बिडिंग के लिए जाते हैं तो पार्टनर जब अगर स्टेट ओन्ड पावर प्रोजेक्ट्स उनके साथ PPA करने, पावर परचेज एग्रीमेंट की बात हो गई थी, तो कोल इंडिया वगैरह जो था, मुझे याद है उन्होंने अपना हाथ खींच लिया देश कि हम इतना नहीं कर पाएंगे, 60% या कुछ था दे वांटेड। उसका कारण ये है ना कि जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्कॉम्स के पास लिक्विडिटी नहीं है, वो बैड मैनेजमेंट है। और केवल झारखंड की बात नहीं है, सारे देश में आप देखिए कि हम जितनी पावर पैदा कर सकते हैं, NTPC के प्लांट्स हैं, दूसरे प्लांट्स हैं, दे आर बैकिंग अप बिकॉज जो डिस्कॉम्स हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ चेन इज दैट ऑफ द वीकेस्ट लिंक। ठीक है सर। डॉक्टर रमेश प्रकाश भी सर आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर रमेश, असल में किसी भी राज्य के लिए रेल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर। रेल लाइन की बात करते तो गुमला हो, चतरा हो, खूंटी हो, इन सहित 4 जिलों को रेल लाइन से जोड़ने की बात कही गई थी। तो ये माना जाए कि इस बजट में इस तरफ कोई खास ध्यान दिया जा सकता है? डॉक्टर रमेश, ऑडिबल हूं मैं आपके लिए? सुन पा रहे हैं आप मुझको? हाँ, सुनाई दे रही है जी सर। मैं कह रहा था रेल कितनी जरूरी है झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में। अगर बात करें गुमला, चतरा, खूंटी, इन सहित 4 जिलों को जोड़ने की बात कही गई थी रेल लाइन से। जरूरी है और बाकी इलाके भी कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जहां भी ट्रांसपोर्ट मिला है जी या रेल मिला है, ग्रोथ जो है वो उस पर डिपेंड किया है। लाइन बन गई लोहरदगा से रांची जी, तो उससे जो परिवर्तन हुआ है वो पूरे इलाकों में, जो वेजिटेबल है, जो डेयरी का लेबर जो हमारे रांची में आते हैं काम करने के लिए, तो इतना बड़ा परिवर्तन उन गांव में हुआ इसलिए कि एक बड़ी लाइन की रेलवे लाइन खड़ी हो गई। तो रेलवे लाइन तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सस्ती होती है और वो ज्यादा सामान ढो सकती है और वो लिंक करती है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रेलवे का नहीं है। और हमको लगता है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है उनको कनेक्ट करना चाहिए। उनको कनेक्ट करने से उस पर होगा, तेजी से मार्केट बढ़ेगा, आधारित है, वहां का प्रोडक्ट भी बाहर जाएगा, बाहर लोग बाहर काम करने जा सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, बाहर से लोग लौट भी सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो क्लियर कट ठीक है। तो रेल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप कह रहे हैं कि इसको नजरअंदाज इस बजट में नहीं किया जाना चाहिए। सर समय थोड़ा सा कम है, शुक्रिया आपका। तो कैसा होगा बजट और बजट में क्या कुछ खास हो सकता है हर प्रदेश के लिए? हर प्रदेश की नब्ज टटोलने की आज हम कोशिश कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास है कि असल में वहां के लोग कितने आशान्वित हैं आने वाले इस बजट को लेके। और इस फेहरिस्त में नाम जुड़ता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, आप जानते ही हैं, इसलिए बजट से बेहद उम्मीदें हैं। पिछले बजट में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानते हुए उत्तराखंड को राहत दी गई थी। इस बार कोरोना की वजह से पर्यटन को खासा नुकसान हुआ, इसलिए विशेष राहत पैकेज की दरकार तो है। उत्तराखंड को क्या है आम बजट से उम्मीदें, करेंगे इसी की पड़ताल, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप।
उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है। अगले साल इस सूबे में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है आम बजट से भी प्रदेश सरकार को तमाम उम्मीदें होंगी। 2020-21 के आम बजट में आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली थी। मोदी सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ा दी थी। केंद्र ने बजट में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दी थी, जिससे उत्तराखंड को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में सालाना 2000 करोड़ के फायदे का अनुमान लगाया गया था। मोदी सरकार ने पिछले साल उत्तराखंड को कई योजनाओं का तोहफा भी दिया है। सितंबर 2020 में पीएम मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया था। उत्तराखंड में सरकार से लेकर आम लोगों की कमाई का मुख्य जरिया पर्यटन है, जिस पर कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा असर हुआ है। लॉकडाउन के चलते पर्यटन उद्योग को भी काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में बजट से इस नुकसान की भरपाई की भी उम्मीद की जा रही है। हालांकि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रफ्तार पकड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को रेलवे लाइन के जरिए आपस में भी जोड़ना है। इस बीच उत्तराखंड सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का खर्च केंद्र सरकार से उठाने की मांग की है, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। अब राज्य की इन परियोजनाओं का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। उत्तराखंड सरकार ने अपनी प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की लिस्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है। देखना है कि आम बजट में इन परियोजनाओं के लिए निर्मला सीतारमण कितनी उदारता दिखाती हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड से जुड़े उद्योगपतियों का मानना है कि सरकार इस बार के आम बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी फिर से लागू करे, जिससे उद्योग में उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके। अगर ऐसा होता है तो राज्य में निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव होने की वजह से बजट पर विपक्ष की भी निगाहें रहेंगी। जाहिर है इस बार आम बजट उत्तराखंड के लिए न केवल आर्थिक रूप से अहम होगा, बल्कि सियासी मायने भी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। उत्तराखंड में भी केंद्र सरकार के बजट का इंतजार किया जा रहा है। बजट को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्या है इनकी उम्मीदें, सुनते हैं। महिला हूँ इसलिए अपनी गृहस्थी की ही बात करूंगी। एक तो गैस सिलेंडर के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि वो उस पर नियंत्रण होना चाहिए। पेट्रोल के जो दाम है वो जैसे बढ़ गए हैं एकदम से ही, उससे क्या है कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोग पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होती चली जाएगी, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, इस सरकार से बजट की बहुत सारी उम्मीदें हमारी जो आम महिलाएं हैं वो रखती हैं। बजट में जैसे जिस तरह से आजकल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल महंगा होगा तो हर सामान महंगा होगा, तो महिलाएं यही उम्मीद करती हैं जो बजट ऐसा हो जो महिलाओं के हित में हो। आज कोरोना काल में युवाओं की स्थिति आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग रोजगार से बिल्कुल हट चुके हैं और काफ़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो सरकार का जो भी बजट रहे इस बार वो युवाओं के लिए और रोजगार के विषय में सबसे मजबूत होना चाहिए। तो बजट को लेकर महिलाएं काफी आशान्वित है, युवाओं की अपनी बात है और इन तमाम आशाओं के इतर हम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं जो प्रदेश के हित में और ज्यादा लाभकारी हो। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुशील कुमार साहब, वरिष्ठ स्तंभकार हैं, साथ ही साथ पद्म भूषण अनिल जोशी जी जुड़ रहे हैं, पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुशील जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। सर, पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड को आपको क्या लगता है कितनी और रफ्तार मिलनी चाहिए? हालांकि नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के हिसाब से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक बड़ा हिस्सा क्या इस क्षेत्र में मिलना चाहिए उत्तराखंड को? देखिए, बड़े अच्छी बात है और कमाल की बात ये भी है कि कुछ इकोलॉजिकल जोशी साहब हमारे साथ हैं, वो इन्वायरमेंट को और उत्तराखंड के जर्रे जर्रे को बहुत बखूबी जानते हैं। कहीं कहीं जो विकास है वो चाहे सर्विस सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो, इंटेलेक्चुअल सेक्टर हो, इको सेक्टर, एनवायरमेंट सेक्टर हो या टूरिज्म सेक्टर हो, डेवलपमेंट की अपनी एक इकोलॉजी होती है। उत्तराखंड में ये जितना मैंने नाम लिया ये सब की अपनी एक इकोलॉजी है। इट मीन्स टूरिज्म के लिए, इंटेलेक्चुअल टूरिज्म के लिए या मेडिकल टूरिज्म के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सर्विस के लिए तो जाना ही जाता है। ये तमाम चीजों की यहाँ भरपूर गुंजाइश है। जलवायु अच्छी है, मौसम अच्छा है, पर्यावरण अच्छा है, संसाधन अच्छे हैं, रिसोर्सेज बेटर है, पानी बहुत है,
बट इसका दोहन करना, इसका इस्तेमाल करना और इसका उपयोग करना बहुत ज्यादा पैमाने पर अगर तकनीक है तो आप बेहतर कर सकते हैं। जहां तक सवाल आपने किया कि कितना ज्यादा जरूरी है तेजी से चलना, मैं तो समझता हूं कि उत्तराखंड जितना उत्तर में है, अगर उतना ही गति से आप टूरिज्म को बढ़ावा दिए होते तो 20 साल में उत्तराखंड का एक परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ के 1 करोड़ लोगों के लिए कहीं अधिक फलदायी और व्यवस्थित होता। क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल टूरिज्म भी है। आप 4 धाम यात्रा कभी आपने बात किया, अलवेदर रोड की बात कर रहे हैं, ट्रेन वगैरह जो चलने वाली है, ये सब बात, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म और इंटेलेक्चुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म या मेडिकल टूरिज्म, व्हाट एवर जितने भी चीजें उस सबको बहुत अच्छे से बढ़ावा देंगे, इसमें कोई शक नहीं। बशर्ते कि अभी जोशी साहब देखिएगा, बात करेंगे कि भाई इसकी इकोलॉजी कितना डैमेज होगा, हमें ग्रीन बोनस का क्या, हमारा अगर संसाधन को उपयोग। सुशील कुमार जी, हम सुशील कुमार जी आपको रोकूंगा और हम जोशी जी के पास जाएंगे। अनिल जोशी जी, जैसे अभी सुशील कुमार जी ने बताया कि डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स कितने हैं, कितने पोटेंशियल है। हम अगर पानी की बात करें, वाटर रिसोर्सेज इतने हैं कि मतलब कितने डैम बन सकते हैं, कितना पावर प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। या टूरिज्म की अगर बात करें तो बहुत पोटेंशियल है, जैसे रिलीजियस टूरिज्म बहुत बड़ा है, बट उसको जो हमने देखा है कि एक जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स है उसको थोड़ा वो हैम्पर करते हैं। आप कितना मानते हैं? बिकॉज अगर डैम बनाना है तो बड़ी उसमें हलचल होती है, बड़ा अपोजिशन होता है, आप कैसे देखते हैं इसको? आप जानते हैं कि यहाँ का इन्वायरमेंट अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करता, प्रभु का वास भी यहीं पे है। मैं सुशील कुमार जी की बात से पूरा एहतियात रखता हूँ कि पे जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ 2 तरह की चुनौतियां एक साथ है, एक इकोलॉजी की और एक इकोनॉमी जी। क्यों? उसका कारण है, देखिए जब ये राज्य मांगा गया था तो राज्य मांगने के पीछे हमने जो सबसे बड़ा मुद्दा रखा था कि यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे कई तरह की सीमाएं हैं, मार्जिनैलिटी, फ्रेजाइलिटी, और हम बैकवर्ड है और हमारे पास इतनी बड़ी संभावनाएं नहीं है जो कि हमारी अन्य स्थानों में देश के होती है। तो इसलिए यहाँ के गाँव को दो दशकों में हम अभी तक बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं जान पाए। हमें की बात स्वीकारता हूँ इस बात को लेकर कि आपके यहाँ सबसे बड़ा सेक्टर हो सकता है टूरिज्म, लेकिन टूरिज्म में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आके कचरा लेके, तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, वो जो टूरिज्म के साथ जो बाकी फुटफॉल जो ज्यादा होता है, स्वरूप ये होता है जी, ऋषिकेश या जहां भी एंट्री है वो निश्चित रूप से लोग यहाँ से लेके ऊपर खुदना जाए, खाना हो, पीना हो, पानी हो, ये हो, सब उत्तराखंड की में इसकी व्यवस्था हो तो सारे तमाम पानी की बोतल बने, क्योंकि गंगा यमुना है, वाटर बिजनेस बड़े बांध अगर एक बार रख भी देते हैं देश के दूसरे कोनों के ज्यादा बड़े काम आते हैं, और अगर बांध बनाते हैं तो 12% बिजली हमें मिलती है, बाकी तो जाती है देश के अन्य कोनों में। यहाँ एक बात स्वीकार नहीं होगी कि उत्तराखंड राज्य हो, झारखंड हो या इस तरह के राज्य है जहाँ बड़ा भूभाग वनों पर हमारा, ये समझ लेना चाहिए देश को कि देश के पानी, हवा, मिट्टी की सेवा। जोशी जी बजट में क्या, जोशी जी होनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? इकोलॉजी किनार करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि कई तरह की पर्यावरण नहीं, मैं इसको इस रूप में कहूंगा कि जब इसका कार्य यहाँ पे हो तो तर्ज में ना हो जो मैदानों में होता है, यहाँ पे बनाने को छोटे छोटे बांध की कल्पना की जा सकती जी जी ठीक है। तो आप कहना चाह रहे हैं विकास तो हो, लेकिन उसके बाद भी जो हम खोएं उसको भी ध्यान में रखना होगा, उसका भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। माफी के साथ साथ रोक रहा हूं आपको, समय इतना ही हमारे पास। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया सुशील जी का भी। अब बात करते हैं बिहार की, और बिहार की क्या उम्मीदें हैं लोगों से और लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं बजट में, वो भी दिखाते हैं आपको। तो
तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भी जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं कि डबल इंजन की सरकार है। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में सूबे की जनता से खूब वादे किए। अब देखना होगा कि आम बजट में बिहार को क्या मिलता है। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बजट में कुछ प्रावधान होंगे या फिर दूसरे तरीके से बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी। क्या चाहती है बिहार की सरकार और वहां की जनता, करेंगे विश्लेषण, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार चुनाव में डबल इंजन की सरकार का नारा खूब चला। पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में बार बार डबल इंजन की सरकार की बात कही और सूबे में भरपूर विकास का दावा भी किया। बिहार में एनडीए की सरकार है और अब केंद्र से बड़ी उम्मीदें हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बार के बजट में बिहार को खास सौगात दी जा सकती है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा काफी सालों से लंबित है। खुद सीएम नीतीश कुमार केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं। हालांकि आम बजट में इस मांग पर कोई घोषणा की संभावना कम है, लेकिन पीएम मोदी ने राज्य को 1,65,000 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसीलिए ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि बाकी बची योजनाओं जो अब भी लंबित है उस पर जल्द काम शुरू हो सकता है। 1.25 लाख करोड़ के पुराने पैकेज का पैसा बिहार को जल्द से जल्द मिले, इसकी उम्मीद भी की जा रही है। अब चलते हैं बिहार। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर अजय झा। उनसे पूछते हैं कि क्या उम्मीदें हैं बिहार को यूनियन बजट से। अजय जी, अभी जैसे इलेक्शन अभी हुए हैं तो बहुत सारी आशाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी बिहार की, क्या है यूनियन बजट से? बिहार में जाना जाता है, लेकिन बिहार स्टेट्स है वो भारत है कि है। सर, आपकी आवाज बेहतर तरीके से हमारे पास नहीं आ रही, दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। मधुकर जी भी हमारे साथ है। मधुकर जी, बिहार की बात करते हैं और उद्योग की बात करते हैं तो फिर ये लगता है कि उद्योगों की तरक्की उस हिसाब से नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए, और अर्थव्यवस्था किसी भी प्रदेश की रीढ़ है सर, आप जानते ही, बैकबोन है सर। कितना जरूरी है उद्योग के लिहाज से बिहार को बहुत कुछ दिया जाना इस बजट में? बहुत आवश्यक है। जैसे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर वापस गई है वो शायद बिहार गई है। बिल्कुल, सबसे पहले उनको अटेंड करना जरूरी है। उनको वापस काम धंधे पे लगाया जाए। जो लोग वापस आना चाहते हैं बड़े शहरों में वापस आएं। उसके लिए जो भी सुविधाएं अपेक्षित है सरकार से वो उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के चलते उद्योगों को पनपाया नहीं जा सकता है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी स्टडीज अवेलेबल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कहती हैं कि हाईवेज बनाइए। जैसे हाईवेज, एक तो जो जिसको हाईवे हम फिजिकल हाईवे कहते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन हाईवेज। तो जब तक आप आवाजावी के साधन नहीं इम्प्रूव करेंगे, अब आप देखिए कितना बड़ा भूभाग जो बिहार का था वो हर साल इसकी चपेट में आता है। मधुकर जी, हमारा टाइम बहुत कम रह गया, तो मैं आपसे इतना ही पूछूंगा कि बिहार का सपोज बिहार को डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल यूनिट बजट में क्या फोकस एरिया रहना चाहिए? जो 1 मिनट में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है बिहार की, देखिए मैं ये मानता हूं कि ना केवल बिहार, सारे देश में हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो इंडिया की है वो एग्रीकल्चर है, विशेष तौर पे बिहार जैसे प्रदेश की। तो जब तक हम एग्रो प्रोड्यूस को बढ़ावा नहीं देंगे, उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक वो प्रदेश डेवलप नहीं करेगा। तो एग्रीकल्चर जो मेन स्टे है बिहार की, उसकी प्रोसेसिंग जो है वही हो, और वहीं से अब वही प्याज है, वही टमाटर है जो 50 रुपए का बिकता है, 10 रुपए का बिकता है। और अब जैसे दूध में हम मिल्क बैंक क्रिएट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएं 6 महीने, साल भर, उसके बाद बेचा जाए उनको। अदरवाइज तो किसान को वो सब नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। तो एग्रो प्रोसेसिंग बिहार के लिए बहुत अहम है और उद्योग धंधे उसी दिशा में बढ़ाए जाना चाहिए। जी,
जी, तो बहुत जरूरी है किसानों की तरफ ध्यान देना और किसानों की जरूरतों पर भी ध्यान देना इस बजट की प्रायोरिटी होना चाहिए। शुक्रिया सर, आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बजट 2021 कितना खास रहने वाला है, इस पर हमारी स्पेशल सीरीज है और ये लगातार चलती रहेगी। और आपको बता दें, कल जब हम लौटेंगे इसी समय तो बात करेंगे हम गुजरात की, हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, हरियाणा की। तो बहुत अहम है ये सीरीज, आप लगातार रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।